हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवर टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आकाशगंगा एवं निहारिकाएं, तारों का जन्म एवं विकास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे एग्जाम ऑब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक से आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सेकेंड जो लेक्चर आया था उसमें हम लोग वायुमंडल वाले टॉपिक को उठाए थे, जिसमें हम लोग ब्रह्मांड को कवर कर रहे थे। क्या ब्रह्मांड को कवर कर रहे थे और बहुत अच्छी तरीके से ब्रह्मांड के बारे में हमने पढ़ा। अब दोस्तों, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ अपने पिछले क्लास के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आकाशगंगा एवं निहारिकाएं, तारों का जन्म एवं विकास के बारे में। मैंने एक छोटा सा परिभाषा आपको बताया था कि अनंत काल में एक बिंदु हुआ करता था। क्या अनंत काल में एक बिंदु हुआ करता था, उस बिंदु के पास अब असंख्य मात्रा में या असीमित मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स था या गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल थी। वो अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने छोटे छोटे जो कण थे उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। जब आकर्षित करने के बाद दोस्तों वो क्या हुआ, वो एक दूसरे के टक्कर लिए, यानी कि जो छोटे छोटे कण थे वो क्या हुए, एक दूसरे में संघनित हुए और संघनित होने के बाद एक विस्फोट हुआ, जिसे हम लोग महाविस्फोट के नाम से जानते हैं, जो 15 अरब वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही वो छोटे छोटे कण जो है वो कुछ सालों लाखों वर्षों बाद वो क्या हुए, धीरे ठंडा होना शुरू हुए, तो उससे निहारिकाओं का जन्म हुआ। उसी निहारिकाओं में दोस्तों हमारे लाखों करोड़ों तारे भी रहते हैं, जिसमें मैंने बताया कि विस्फोट के बाद जन्म हुआ। किस चीज का जन्म हुआ, तो समय, स्थान और वस्तु का। समय और स्थान और वस्तु को भी मैंने डिटेल से डिफाइन किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, आज की क्लास आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आकाशगंगा एवं निहारिकाएं, तारों का जन्म एवं विकास के बारे में। दोस्तों आप सभी ने जान रहे होंगे कि आकाशगंगा को बनने में दोस्तों हाइड्रोजन गैस की भूमिका क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यानी कि हाइड्रोजन गैस के बने बादल जो होते हैं वो आपस में संचयन होने शुरू हो जाता है। जब वो हाइड्रोजन गैस यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में जब कन्वर्ट होने लगता है, जब बादलों में संचयन शुरू होता है, तो उसी से दोस्तों हमारी क्या बनती है, उसी से हमारी निहारिकाएं बनती हैं। तो दोस्तों वो जो अवशोषित होते हैं तो पहले अस्तित्व में आता है। क्या, जब हाइड्रोजन गैस के बादल क्या होते हैं, जब आपस में संघनित होते हैं या अवशोषित होते हैं, तो उसमें अस्तित्व में सबसे पहले क्या आती है, वो अस्तित्व में आती है सबसे पहले निहारिका। हमारी निहारिका अस्तित्व में आती है। क्या आती है, क्या आती है दोस्तों, हमारी निहारिका। निहारिका हमारी क्या आती है, अस्तित्व में आती है। जब दोस्तों सबसे पहले हमारी निहारिका अस्तित्व में आती है, तो उसके बाद देखते हैं क्या चीजें होती हैं। निहारिका सबसे पहले क्या होती है, अस्तित्व में आती है। यानी कि जब निहारिका अस्तित्व में आया कि हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, हीलियम में क्या हो, कन्वर्ट होने लगा। हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट होने लगा, हीलियम में कन्वर्ट होने लगा। जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होने लगेगा तो बादलों का दोस्तों झुंड बनना शुरू हो जाएगा। क्या, बादलों का झुंड बनना शुरू हो जाएगा। जब वही बादल दोस्तों क्या होते हैं, जब आपस में संचयन करना शुरू होता है, तो क्या होता है दोस्तों, जब वही बादल आपस में संचयन होना शुरू करते हैं तो अस्तित्व में आती है हमारी निहारिका। जब निहारिका अस्तित्व में आती है, यानी कि जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो बादलों का झुंड बनना धीरे धीरे क्या होता है, शुरू होता है। यानी कि जब बादलों का झुंड बनना शुरू होता है, तो ये बादल किस चीज के होते हैं, ये बादल क्या होते हैं, ये भी तो गैसीय पिंड होते हैं। ये बादल क्या होते हैं, ये बादल गैसीय पिंड होते हैं। गैसीय पिंड कहे तो हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि तारों के केंद्र में जब हीलियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो क्या होगा दोस्तों, उसे हम लोग गैसीय पिंड के नाम से ही जानते हैं। इतना चीजें आपका समझ में आया, इतना चीजें समझ में आया दोस्तों। तो मान लीजिए जब यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रियाएं क्या हो रही हैं, बहुत तेजी से काम कर रही हैं। जब यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया बहुत तेजी से काम करेगी, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी कि यहाँ एक विस्फोट होता है। यहाँ जब विस्फोट होता है तो उसी विस्फोट के बाद ही दोस्तों तारों का क्या होता है, तारों का जन्म होता है। तारों का जन्म होता है। इतना चीजें आपको समझ में आई। यहीं पे आपसे कोई पूछ दे कि हमको आकाशगंगा का परिभाषा एक लाइन में बताइए, तो आप क्या बताओगे। आपसे कोई अभी पूछ दे कि हमें आकाशगंगा की जो परिभाषा है वो एक लाइन में बताइए, तो आप उसे क्या बताओगे। आप उसे बताओगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों अथवा धूलकणों के तंत्र को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। मैंने क्या बताया कि गुरुत्वाकर्षण से बंधे
धूलकण तारों के तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं या आकाशगंगा कहलाता है। इतना चीजें आपको समझ में आया, इतना चीजें आपको समझ में आया। तो दोस्तों माना जाता है कि जो हमारी आकाशगंगा है, जो हमारी दोस्तों आकाशगंगा है, ये क्या होती है, ये तस्तरी नुमा भी है। क्या है, ये तस्तरी नुमा भी है और सर्पिलाकार भी है। कैसी है हमारी आकाशगंगा, तो हमारी आकाशगंगा तस्तरी नुमा या दोस्तों कहा जाए तो सर्पिलाकार भी है। इतना चीजें आपको समझ में आई, इतना चीजें समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमको क्या क्या चीजें देखना है। आगे दोस्तों है कि जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा विथ इमेज के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो हमारी जो आकाशगंगा है कुछ उसका इमेज ऐसे ही है, कुछ हमारी आकाशगंगा ऐसे ही है। हमारी आकाशगंगा में दोस्तों 3 छल्ले होते हैं। क्या होते हैं, हमारी आकाशगंगा में 3 छल्ले पाए जाते हैं, जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 छल्ले पाए जाते हैं। दोस्तों जो थर्ड है इसमें नए तारे का क्या होता है, नए तारे का जन्म होता है, नए तारे का जन्म होता है। यहाँ पे दोस्तों पुराने तारे रहते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे पुराने तारे पाए जाते हैं, और यहाँ पे भी क्या हुआ, पुराने तारे पाए जाते हैं, पुराने तारे यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इतना चीजें आपको समझ में आई। हमारी आकाशगंगा का अपना एक केंद्र होता है। क्या, हमारी आकाशगंगा का अपना एक केंद्र होता है। क्या होता है, अपनी आकाशगंगा का एक केंद्र होता है और प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र में एक बल्ज पाया जाता है। क्या होता है, एक बल्ज, मानी कि अपने केंद्र का जो नाम है इसके वो बल्ज है, यानी कि आकाशगंगा के जो केंद्र का नाम क्या है, बल्ज है। और प्रत्येक आकाशगंगा के बल्ज में एक ब्लैक होल पाया जाता है। क्या, एक ब्लैक होल पाया जाता है। अब आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि सर ब्लैक होल, आपने बताया कि आकाशगंगा का अपना एक केंद्र होता है, उस केंद्र का नाम क्या होता है, बल्ज होता है। और प्रत्येक आकाशगंगा के बल्ज में एक दोस्तों क्या होता है, ब्लैक होल पाया जाता है। और जो ब्लैक होल है दोस्तों वो इतना शक्तिशाली होते हैं, इनके पास इतना अधिक मात्रा में या असीमित मात्रा में कहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि सूर्य का प्रकाश भी इसके अंदर क्या होता है, पलायन नहीं कर सकता, यानी कि इसके अंदर सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा सकता। इतना चीजें आपको समझ में आई, इतना चीजें समझ में आई। तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे शीतल तारे रहते हैं। क्या, यहाँ पे शीतल तारे का क्षेत्र है, शीतल तारे का क्षेत्र भी इसे कहते हैं, यानी कि ठंडा क्षेत्र कहते हैं। क्या, ये ठंडा क्षेत्र है, ये ठंडा क्षेत्र है। यहाँ क्यों ठंडा क्षेत्र है, क्योंकि तारों का जो केंद्र है दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में, क्या है, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में है। तो इतना चीजें आपको समझ में आई, इतना चीजें समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारी जो आकाशगंगा है वो 3 प्रकार की होती है। कितने, 3 प्रकार की हमारी आकाशगंगा होती है। पहला क्या है दोस्तों, पहला है दीर्घवृत्ताकार। क्या, दीर्घवृत्ताकार पहला हमारी आकाशगंगा क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। सेकेंड जो आता है दोस्तों वो सर्पिलाकार आता है, सेकेंड जो है वो सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा कैसी है, सर्पिलाकार भी है। दोस्तों जो थर्ड नाम आता है वो अनाकार आता है। क्या, अनाकार, यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है वो 3 प्रकार की है, दीर्घवृत्ताकार कहे और सर्पिलाकार कहे या अनाकार कहे। इतना चीज आपको समझ में आया, इतना चीजें आपको समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे कोई पूछ ले कि मंदाकिनी का वो भुजा जो हमें दिखाई देता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। मैंने क्या कहा कि आपसे कोई पूछे कि मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, यानी कि आकाशगंगा का बाहरी जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग दोस्तों उसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला या स्वर्ण की गंगा के नाम से जानते हैं। क्या मैंने कहा, मिल्की वे या स्वर्ण की गंगा या दोस्तों दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं, इन तीनों नाम से जानते हैं। इतना चीजें आप लोग याद रखिए, इतना चीजें तो आपको समझ में आना है कि हमारी आकाशगंगा कुछ ऐसे ही होती है। और प्रत्येक आकाशगंगा का अपना एक केंद्र होता है और प्रत्येक केंद्र में एक बल्ज पाया जाता है और प्रत्येक आकाशगंगा के बल्ज में क्या होता है, एक ब्लैक होल पाया जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि अपनी आकाशगंगा में 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजा में जो थर्ड वाली भुजा है उसमें नए तारों का जन्म होता है। सिर्फ फर्स्ट जो भुजा है उसमें पुराने तारे रहते हैं।
सेकेंड जो भुजा है वहां पर भी क्या होते हैं, पुराने तारे भी रहते हैं। तो इतना चीजें आपको समझ में आया। आगे घटनाएं जो घट रही है दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं अब घट रही हैं। दोस्तों जैसे ही ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकेंड होती है, क्या जैसे ही ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकेंड होती है तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। यानी कि जब ब्रह्मांड की जब उम्र 1 सेकेंड होती है, यानी कि विस्फोट के 1 सेकेंड होता है, उस प्रकार क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर दोस्तों क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, कम होगा, जिससे दोस्तों हमारी निहारिका बनती है। क्या होती है, जिससे हमारा निहारिका बनती है। और इसके बाद दोस्तों जन्म होता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जन्म होता है। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर आपने अभी तो ब्रह्मांड के बारे में बताया, तो ब्रह्मांड में जब विस्फोट हुआ, यानी कि जब महाविस्फोट हुआ 15 अरब वर्ष पहले, वहां पर भी जन्म हुआ था। वो 3 चीज आपने बताया था, क्या, समय, स्थान और वस्तु को बताया था। ठीक है, इतना चीजें बताया था। तो सर यहाँ पे जैसे ही ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकेंड होती है, यानी कि विस्फोट होने के बाद 1 सेकेंड जैसे ही बीता, तो वहां का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे क्या होता है, कम होना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो उसके बाद भी जन्म होता है। अब किस चीज का जन्म होता है, तो दोस्तों यहाँ 2 चीजों का जन्म होता है। क्या चीजें, पहला है जो मूल कण, मूल कण, दूसरा जो आता है दूसरा हमारा आता है प्रतिकण। क्या, प्रतिकण। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर ये मूल कण और प्रतिकण होते क्या है। क्या, ये मूल कण और प्रतिकण क्या होते हैं। मूल कण के अंतर्गत दोस्तों 3 चीजें आती हैं। मूल कण के अंतर्गत 3 चीजें कौन कौन से आती हैं। पहला चीजें आती हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसमें कवर किया होगा किसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। साइंस में तो आप लोग पढ़ा होगा ना, आप लोगों ने साइंस में बहुत डिटेल से इसे कवर किए होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। यानी कि मूल कण हम किसे कहते हैं, तो मूल कण हमारे 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात आती है सेकेंड जो बात आती है प्रतिकण का। क्या, सेकेंड जो हमारी बात आती है वो प्रतिकण की बात आती है कि प्रतिकण क्या होते हैं। प्रतिकण दोस्तों वो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जब 2 कण आपस में क्या हुए, 2 कण आपस में टकराए और टकराने के बाद कुछ न बचे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकण के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए एक तरफ सांप है और एक तरफ नेवला है। मान लीजिए ये सांप है और ये नेवला है। सांप ने नेवले को खा लिया और नेवले ने सांप को खा लिया, तो ये क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिकण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकण कहते हैं। यानी कि मुझे अब आशा है कि ये प्रतिकण और मूलकण आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर ये चीजें आपको मूलकण और प्रतिकण बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं कि मूलकण और प्रतिकण, मूलकण और प्रतिकण जो होते हैं ये दोनों मिलके परमाणु का निर्माण करते हैं। क्या, मूलकण और प्रतिकण मिलके किसका निर्माण करते हैं, परमाणु का निर्माण करते हैं। मैंने क्या कहा कि मूलकण और प्रतिकण मिलके परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसमें दोस्तों जो सबसे छोटा है वो हमारा प्रतिकण है। प्रतिकण क्या है, प्रतिकण दोस्तों ये सबसे छोटा है, यानी कि मूल कण से भी छोटा है। कौन सा, प्रतिकण। इतना चीज आपको समझ में आई, इतना चीज समझ में आई तो आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं अब यहाँ पे घट रही हैं। दोस्तों जैसे ही मान लीजिए, जैसे ही जब मैंने तो अभी तो बताया आपको कि जैसे ही ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकेंड होती है, उसी प्रकार जैसे ही ब्रह्मांड की उम्र 1 मिनट होती है। क्या, जैसे ही ब्रह्मांड की उम्र 1 मिनट होती है, यानी कि विस्फोट होने के क्या 1 मिनट होता है, विस्फोट होने बाद तो क्या होता है, ब्रह्मांड में और ज्यादा विस्तार होने लगता है। क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि ब्रह्मांड की उम्र जब 1 मिनट होती है, यानी कि विस्फोट हुआ, उसके 1 मिनट बाद क्या हुआ, 1 मिनट क्या हुआ, उसके 1 मिनट बाद उसमें और ज्यादा विस्तार होने शुरू हो जाता है, यानी कि और ज्यादा वो क्या होती हैं, दूरियों को घेरने लगती हैं। तो इसमें दोस्तों जब और ज्यादा विस्तार होने लगता है तो हर एक जो टुकड़े थे वो क्या होते हैं, वो हर एक टुकड़े के अंदर दोस्तों नाभिकीय संलयन की क्रियाएं क्या होती हैं, शुरू हो जाती है। यानी कि नाभिकीय संलयन की क्रियाएं बहुत तेजी से उसके अंदर काम करने लगती हैं, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर के रूप में वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर के रूप में वो परिवर्तन हो जाते हैं।
दोस्तों बात आती है कि नाभिकीय रिएक्टर के रूप में कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस जब हीलियम में कन्वर्ट होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रियाएं बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएंगी, जिससे दोस्तों और ज्यादा ऊर्जाएं उत्पन्न होंगी। क्या होंगी? इससे और ज्यादा क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगी। यानी कि हाइड्रोजन गैस जब हीलियम में कन्वर्ट होगा तो जाहिर सी बात है जब नाभिकीय संलयन की क्रियाएं जब बहुत अधिक मात्रा में होंगी तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। जब दोस्तों यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसी से दोस्तों संकुचन होना शुरू हो जाता है, यानी कि बादलों में संकुचन होना शुरू हो जाता है। उसी से बादल का निर्माण होता है। क्या? उसी से बादल का निर्माण होता है। यानी कि बादल जो है हमारे वो क्या है? वो गैसीय पिंड ही हैं। तो बादलों का निर्माण किससे होता है? जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रियाएं बहुत अधिक हो जाती हैं, तो इसी से दोस्तों बादलों का निर्माण होता है। तो इतना चीजें आपको समझ में आई। इतना चीजें अगर आपको समझ में आई तो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बादलों और निहारिकाओं से मिलकर ही तारों का जन्म हुआ। क्या मैंने बताया? बादलों और निहारिकाएं से किसका निर्माण हुआ? तारों का जन्म हुआ। किससे तारों का जन्म हुआ? तो दोस्तों बादलों और निहारिकाओं से किसका जन्म हुआ? तारों का जन्म हुआ। इतनी चीजें आपको समझ आई। दोस्तों इन्हीं बादलों और निहारिकाओं से तारों का तो निर्माण हो गया, यानी कि तारों का जन्म तो हो गया। इन्हीं बादलों से दोस्तों आकाशगंगा का भी निर्माण होता है। यानी कि बादलों और निहारिकाओं से किसका निर्माण होता है? तो आकाशगंगा का भी निर्माण होता है। आकाशगंगा का भी क्या होता है? यहाँ पे निर्माण होता है। किससे होता है? तो बादलों से ही आकाशगंगाओं का भी निर्माण होता है। इन्हीं बातों से दोस्तों आकाशगंगा का निर्माण हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य हमारा एक क्या है? पीला तारा है। क्या मैंने बताया? कि सूर्य जो हमारा है वो क्या है? पीला तारा है। हम सूर्य को पीला तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों तारे की प्रारंभिक अवस्था भी आती है, युवा अवस्था भी आती है और वृद्धा अवस्था भी आती है, जो कि वृद्धा अवस्था पे तारे की मृत्यु होती है। तो तारे का जन्म, विकास और मृत्यु के बारे में भी मैंने बताऊंगा। जैसे कि अभी थोड़ा सा ओवरव्यू में देख लीजिए कि मान लीजिए दोस्तों आप अपने घर में एक नया गैस सिलेंडर भरवा के लाइए। अब भराने के बाद क्या होता है? जैसे ही गैस जलाएंगे यानी कि उसके अंदर टेम्परेचर बहुत अधिक होगा। जब उसके अंदर टेम्परेचर बहुत अधिक होगा तो वो गैस क्या होगा? वो नीला जलता है। कैसा जलता है? नीला जलता है। जैसे ही गैस का टेम्परेचर कम होता है तो वो धीरे धीरे कैसा जलने लगता है? वो धीरे धीरे पीला जलने लगता है। सेम कंडीशन तारों का भी इसी तरह है। तारों के पास जब अधिक मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा तो वो कैसा दिखेंगे? वो नीला दिखेंगे। और तारे की जैसी युवा अवस्था आती है, यानी कि 31-35, जैसे कि आदमी 100 साल जी रहे हैं, तो आदमी जब जन्म होता है तो उसके अंदर क्या ऊर्जा बहुत अधिक रहती है। धीरे धीरे उसका बुढ़ापा आता है तो वो क्या ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती है? उसकी एनर्जी क्या होती है? क्लोज होने लगती है, यानी कि समाप्त होने के कगार पर रहती है। तो सेम कंडीशन तारों का भी है। तारे फिर पहले नीला दिखाई देते हैं, धीरे धीरे तारे क्या होते हैं? पीला दिखाई देते हैं, और जब तारे का वृद्धावस्था आती है तो ये लाल दिखाई देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। जब गैस भी खत्म होने वाला रहता है, यानी कि उनके टेम्परेचर जो खत्म होने वाला था वो कैसा जलता है? वो लाल दिखाई देता है। यानी कि इसे हम लाल दानव तारा के नाम से भी जानते हैं। ऐसी लाल दानव तारा में एक विस्फोट होता है जिसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। उसी सुपरनोवा विस्फोट से दोस्तों किसका जन्म होता है? हमारी ब्लैक होल भी बनता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों मान लीजिए कि मैंने आपको अभी तक बताया कि तारे के केंद्र में हीलियम की मात्रा अधिक हो जा रही है। तो आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर आपने हमेशा बता रहे हैं कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन हमारी गैस है वो हीलियम में किस में हो रही है? हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। हाइड्रोजन गैस हमेशा क्या हो रही है? हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो रही है? हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आ जाए कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो जाए और बदलने के लिए कुछ बचा ही न रहे? ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है जी। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि दोस्तों जब हाइड्रोजन गैस, हमेशा मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताता आया हूं कि जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है तो बादलों का संचयन शुरू हो रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है। जब हाइड्रोजन गैस क्या और हीलियम में
कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो गया, तो तारे के केंद्र में जो होता है हीलियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो वही तारे का केंद्र क्या होता है, ठोस अवस्था में हो जाएगा, यानी कि वो भारी पदार्थ यानी कि लोहे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब दोस्तों पूरा का पूरा जब हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया, यानी कहे तो जनरेटर में तेल है ही नहीं और जनरेटर को स्टार्ट करें तो वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। तो वो बंद हो जाएगा, तो सेम कॉन्सेप्ट इसी प्रकार ये भी है, तारे भी ऊर्जा देना धीरे धीरे क्या होते हैं, बंद कर देते हैं, यानी कि तारे की तब मृत्यु होती है। दोस्तों धीरे धीरे उनका वृद्धावस्था भी आती है। उसकी दोस्तों उसमें नाभिकीय संलयन की क्रियाएं जो हो रही थी, वो नाभिकीय संलयन की जो क्रियाएं वो भी धीरे धीरे क्या होती है, बंद हो जाती है, यानी कि नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया शुरू हो रही थी उसमें वो भी धीरे धीरे क्या होगी, उनके अंदर का जो टेम्परेचर था वो कम हो गया, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया धीरे धीरे एकदम लो पे हो जाएंगी। इतना चीज आपको समझ आया। तो दोस्तों तारों का जो रंग होता है, तारे का जो रंग होता है वो तारे के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, तारे के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने पहले बता रहा हूँ, नीला सफेद तारा, नीला और सफेद, नीला सफेद तारे को हम लोग क्या कहते हैं, युवा तारे के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, युवा तारे के नाम से जानते हैं, युवा तारा। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड हमारा आता है, सेकेंड पीला और नारंगी तारा। क्या, पीला और नारंगी। पीला और नारंगी तारे को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, किसे हम लोग प्रौढ़ तारे के नाम से जानते हैं। क्या, प्रौढ़ तारा, प्रौढ़ तारा के नाम से जानते हैं। थर्ड हमारा आता है लाल तारा। क्या आता है, लाल तारा, जिसे हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। इसी को दोस्तों लाल तारे को हम लोग लाल दानो तारा के नाम से जानते हैं। लाल दानो तारा के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। इतना चीज आपको समझ आई कि हम लोग ने क्या जाना कि तारों की जो टेम्परेचर होता है, वो तारों का जो रंग होता है वो तारे के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट बताया, नीला और सफेद तारा जिसे हम लोग युवा तारा के नाम से जानते हैं। सेकेंड मैंने बताया कि पीला और नारंगी तारा जिसे हम लोग प्रौढ़ तारा के नाम से जानते हैं। और थर्ड मैंने बताया लाल तारा जिसे हम लोग वृद्ध तारा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, वृद्ध तारा के नाम से जानते हैं और लाल तारे को हम लोग लाल दानो तारा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये इसका जब तारे की जब वृद्धावस्था आती है तो इसमें भी एक विस्फोट होता है। अब विस्फोट, इसमें भी दोस्तों एक विस्फोट होता है। अब विस्फोट के बाद दोस्तों क्या होता है, तारे की मृत्यु होती है। क्या होती है, तारे की मृत्यु होती है। और तारे की जब मृत्यु होती है दोस्तों, तो इसी से दोस्तों ब्लैक होल बनता है। क्या, ब्लैक होल, ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल को दोस्तों एक नाम से और जानते हैं, कृष्ण ब्यूरर के नाम से जानते हैं। क्या, कृष्ण ब्यूरर, कृष्ण ब्यूरर के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखिए कि कृष्ण ब्यूरर किसे कहते हैं, तो ब्लैक होल का ही दूसरा नाम है। क्या है, कृष्ण ब्यूरर। तो दोस्तों ब्लैक होल के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होते हैं कि इनके अंदर सूर्य का जो प्रकाश है वो भी पलायन नहीं कर पाता है। क्या, सूर्य का प्रकाश भी इसके अंदर पलायन नहीं कर पाता है। यानी कि दोस्तों कहा जाए तो फिर से ये चीज मैंने आपको समझाया कि जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा हीलियम में बहुत अधिक मात्रा में हो जा रही है, यानी कि हीलियम की टेम्परेचर बहुत अधिक हो जा रहा है, तो दोस्तों ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। क्या, ये जब कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है तो कार्बन का जब कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है तो यही कार्बन किसमें, भारी पदार्थ में भी, यही कार्बन दोस्तों किसमें, भारी पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। भारी पदार्थ कहे तो लोहे के रूप में क्या होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, सेकेंड पॉइंट के बारे में आप लोग देख लीजिए, चंद्रशेखर सीमा के बारे में। चंद्रशेखर सीमा आप लोग ने सुना होगा, 1.44 चंद्रशेखर सीमा होता है। दोस्तों चंद्रशेखर जी को 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही महान व्यक्ति थे, इनके बारे में आपको जानना जरूरी होगा। तो चंद्रशेखर सीमा, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा मैंने बताया, चंद्रशेखर सीमा 1.44 जो चंद्रशेखर सीमा है, चंद्रशेखर जी को दोस्तों 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही महान पुरुष या दार्शनिक पुरुष हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं, ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, ये आपको तो
जाहिर सी बात है याद रखना ही होगा। अब आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि सर चंद्रशेखर सीमा यानी कि 1.44 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.44 का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों अभी तो मोटी मोटा बस आप इतना जानिए कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है या उससे ज्यादा है, इतना रखिए। उसके बाद अभी आने वाली वीडियो जो आगे है उसमें इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इतना चीजें आपको समझ में आई, यानी कि दोस्तों जो सूर्य का द्रव्यमान है यानी कि सूर्य का जो टेम्परेचर है या सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, धीरे धीरे लो होगा। तो वो दोस्तों लाल दानव तारा यानी कि श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो श्वेत वामन में कन्वर्ट होगा तो वही बाद में कार्बन के रूप ले लेता है, जिसे हम लोग भारी पदार्थ के नाम से जानते हैं, यानी कि लोहे के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं कि हमारी जो आकाशगंगा है यानी कि मंदाकिनी है, उसका भी एक पड़ोसी आकाशगंगा है, उसके बारे में डिटेल से हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों हमारी जो आकाशगंगा का एक पड़ोसी आकाशगंगा है उसका नाम दोस्तों क्या है, एड्रोमेडा। क्या, एड्रोमेडा, एड्रोमेडा आकाशगंगा। क्या, एड्रोमेडा आकाशगंगा। अब एड्रोमेडा जो आकाशगंगा हमारी है दोस्तों, ये हमारी आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी या मिल्की वे कहे या दुग्ध मेखला के नाम से उसे हम लोग जानते हैं अपनी आकाशगंगा को। ये जो एड्रोमेडा आकाशगंगा है ये अपनी आकाशगंगा से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। कितना, 22 लाख प्रकाश वर्ष, 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। किससे दूर है, तो हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे या दुग्ध मेखला से इतनी दूर है 22 लाख। यानी तो अब कहा जाए तो 22 लाख प्रकाश वर्ष, तो यानी कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कि प्रकाश के द्वारा चली गई निर्यात में एक साल में कुल दूरी को ही क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि प्रकाश द्वारा चली गई निर्यात में एक साल में कुल दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं या एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इतना चीजें आपको समझ में आई, इतना चीजें समझ में आई। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे एडविन हबल। एडविन हबल ने बताया कि आकाश गंगाओं के बीच क्या हो रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। किसने बताया, तो अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल ने बताया। क्या बताया कि आकाश गंगाओं के बीच की क्या हो रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। यहीं पे बात आती है कि प्रतिसरण का नियम, प्रतिसरण का नियम हम किसे कहते हैं। प्रतिसरण का नियम दोस्तों हम उसे कहते हैं जो क्या था, प्रतिसरण का नियम हम उसे कहते हैं जो एडविन हबल ने सबसे पहले दिया था। वो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरियों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिसरण का नियम कहते हैं। किसने कहा था, तो एडविन हबल ने कहा था। दोस्तों मंदाकिनी जो हमारी आकाशगंगा है यानी कि मिल्की वे है, जिसे हम लोग दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं, तो उसे दोस्तों सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था। इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं, इतना चीजें आपको समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं तारों का जन्म एवं विकास के बारे में, यानी कि तारों का जन्म कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ और तारे मरते कैसे हैं, ब्लैक होल बनता कैसे है, उसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि तारों का जन्म एवं विकास के बारे में। दोस्तों जिन बादलों से तारों का निर्माण होता है उसे हम लोग स्टेलर नर्सरी के नाम से जानते हैं। क्या, स्टेलर नर्सरी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपसे कोई पूछ दे कि हमके परिभाषा के रूप में सर हमें बताइए कि मतलब कि तारे का जन्म कैसे होता है, तो ब्रह्मांड में उपस्थित धूलकण बादलों के गुरुत्वाकर्षण के संचयन से ही जिन तारों का निर्माण होता है उसे हम लोग स्टेलर नर्सरी के नाम से जानते हैं। यानी कि मोटी मोटा कह दिया जाए, जिन बादलों से तारों का निर्माण होता है उसे हम लोग स्टेलर नर्सरी के नाम से जानते हैं। इतना चीज आपको समझ में आई, इतना चीजें आपको समझ में आई। तो दोस्तों जैसे कि आप देख लीजिए कि जिन बादलों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत अधिक होगा यानी कि बढ़ जाएगा, तब वो बादल क्या होंगे, धीरे धीरे वो बादल सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं, वो बादल धीरे धीरे क्या होंगे, सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। यानी कि तारों का जब जन्म होता है या तारों का प्रारंभिक अवस्था जो आती है तो उसी को हम लोग एक नया नाम देते हैं आदि तारा के बारे में। क्या, आदि तारा, जिसे हम लोग प्रोटो स्टार के नाम से जानते हैं। आदि तारा को हम लोग प्रोटो स्टार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो आदि तारा होते हैं
वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। जो पूर्ण तारे होते हैं वही अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब खुद पूर्ण जो तारा है वो कैसे बनते हैं, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो मैंने क्या बताया कि आदि तारे के बारे में बताया, यानी कि प्रोटोस्टार के बारे में बताया। अब हम बताएंगे पूर्ण तारा के बारे में, यानी कि पूर्ण तारा बनते कैसे हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूर्ण तारा जो होता है, मान लीजिए ये हमारा एक तारा है, ये तारे के पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बहुत अधिक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसके पास क्या है, बहुत अधिक है। तो दोस्तों जब इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक है तो ये क्या होंगे, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक है तो इसके अंदर के जो परमाणु होंगे वो परमाणु क्या होंगे, वो टक्कर की संभावना करेंगे। क्या करेंगे, वो परमाणु टक्कर की संभावना करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हीलियम में यहाँ पर भी कन्वर्ट हो रहा है। जब हाइड्रोजन हीलियम में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है तो उसी से दोस्तों क्या होता है, पूर्ण तारे बनते हैं। इसी से क्या होते हैं, पूर्ण तारे बनते हैं। जब पूर्ण तारे बनते हैं तो दोस्तों ये अपने खुद के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, यानी कि तारों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। तारों का द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता है। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा तो वो बड़े तारे बनेंगे, जिनका द्रव्यमान कम होगा तो छोटे तारे बनेंगे। यानी कि बड़े द्रव्यमान रहेगा या ज्यादा द्रव्यमान रहेगा तो बड़े तारे बनेंगे, और कम द्रव्यमान रहेगा या छोटा द्रव्यमान रहेगा तो उससे क्या होंगे, छोटे तारे बनेंगे। यानी कि तारों के केंद्र में भी दोस्तों क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन की क्रियाएं क्या हो रही है, चल रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि जो तारे होते हैं वो अपने मध्यवर्ती भाग को अपने केंद्र में खुद ढकेल लेते हैं। कैसे करते हैं, विथ इमेज के माध्यम से आप समझिए कि कैसे कैसी यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मान लीजिए ये हमारा तारा है, ठीक है, ये तारे हैं, तारे का ये क्रोड है। क्रोड तो आप जानते हो कि जब हाइड्रोजन की मात्रा हीलियम में अधिक हो जाती है, यानी कि तारों के केंद्र में अधिक हो जाती है, तो वही तारे के वही जो क्रोड होता है तारे का, वो क्या होता है, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि भारी पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, कहे तो कार्बन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम लोग कहे तो लोहे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा तारे का क्रोड है, और ये क्या है, ये तारे का मध्यवर्ती भाग है। क्या, मध्यवर्ती भाग है, ये मध्यवर्ती भाग है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब हीलियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तारों के केंद्र में, तो जो मध्यवर्ती वाली भाग है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है ना दोस्तों, वो बहुत तेजी से काम करने लगती है। जब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक से काम करने लगती है तो ये बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। क्या, ये बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, यानी कि बहुत तेजी से चक्कर लगाने लगते हैं, और अपने आप को खुद किसमें ढकेल लेते हैं, अपने केंद्र में ही ढकेल लेते हैं, जिसे दोस्तों एक विस्फोट होता है जिसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। क्या, सुपरनोवा विस्फोट के नाम से हम लोग जानते हैं। इतना चीज आपको समझ में आया। जब यही सुपरनोवा विस्फोट होता है तो इसी से न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। क्या, इसी से न्यूट्रॉन तारे का इसी से जन्म होता है। दोस्तों यही न्यूट्रॉन तारे को हम लोग पल्सर तारा के नाम से भी जानते हैं। क्या, पल्सर तारे के नाम से भी जानते हैं। यही पल्सर तारा दोस्तों बाद में किसमें कन्वर्ट होता है, यही ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या, यही ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्लैक होल के बारे में मैंने पीछे से आपको बताते आ रहा हूं कि ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है, इतना इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक मात्रा में होती है कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता, यानी कि इसके पास से सूर्य का प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यानी कि आकाशगंगा निहारिकाओं और तारों का जन्म एवं विकास के बारे में मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया। यहाँ से आपका जितना भी डाउट था, जितना भी कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। तो जितने बच्चे मेरे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।